एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में साउथ के बहुत सारे एक्टर्स के ख्याल आने लगे जिनको आज से लगभग 7-8 साल पहले 2018 और 19 के आसपास एक के बाद एक कई फिल्मों में देखा जा रहा था। जहां YouTube पर इनकी हिंदी डब्ड फिल्मों का क्रेज कुछ ऐसा था कि इनकी फिल्मों के ऊपर 100 मिलियन, 200 मिलियन और 300 मिलियन तक व्यूज आ रहे थे और कहीं ना कहीं इनको लोग काफी पसंद भी कर रहे थे। लेकिन कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन एक्टर्स का करियर ज्यादा चल ही नहीं पा रहा है और इनकी फिल्में इतनी फ्लॉप हो रही हैं। तो आखिर गलती कहां पे हो रही है? ऑडियंस तो इनको देखना पसंद कर रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नितिन रेड्डी की, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वो सिंगर भी हैं। जहां साल 2002 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जयम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और भाई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी जिसमें नितिन को लोगों ने काफी पसंद किया था। उनके साथ में सधा थी और गोपीचंद इसमें हमें विलन के तौर पर नजर आए थे और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी और नितिन को फिल्मों में अच्छी खासी शुरुआत भी मिली थी। जहां इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था और नितिन ने आगे चलकर और भी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया जहां पर लोग नितिन को देखना काफी पसंद भी कर रहे थे। लेकिन बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो नितिन का करियर उनके बिल्कुल लोएस्ट फेज से गुजर रहा है। जहां आप नितिन की अगर पिछली कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर नजर डालेंगे तो ये बिल्कुल शॉक करने वाले हैं। जैसे 2025 में आई उनकी फिल्म तांबड़ू, जिसका बजट था लगभग 75 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा पाती है मात्र 8 करोड़ रुपए। मतलब फिल्म को सीधा सीधा 67 करोड़ का लॉस हुआ। वो तो फिल्म को दिल राजू जैसे बड़े प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे थे तो उतना ज्यादा फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ पाया। नहीं तो अगर ये फिल्म कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर बना रहा होता तो वो तो रोड पे आ जाता। 2025 में ही नितिन की फिल्म तांबड़ू के अलावा उनकी फिल्म रॉबिन हुड भी रिलीज हुई थी जिसका बजट था तकरीबन 60 करोड़ रुपए और कलेक्शन हुआ कितना, 14 करोड़ रुपए। मतलब 2025 में नितिन रेड्डी की इन दोनों ही फिल्मों ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस किया। इसको पुष्पा जैसी फिल्में प्रोड्यूस करने वाली कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने बनाया था और अच्छा खासा लॉस सहा। और इसके पहले नितिन रेड्डी की एक फिल्म 2023 में देखने के लिए मिली थी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जिसका बजट था लगभग 35 करोड़ रुपए। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म मात्र 10 करोड़ रुपए ही कमा पाई और सीधे सीधे इसमें भी 25 करोड़ का लॉस हुआ। मतलब लगातार नितिन रेड्डी की फिल्में प्रोड्यूसर्स को लॉस करवाती जा रही थीं। इसके पहले भी उनकी 2022 में एक फिल्म आई थी मचारला नियो को जगगरम, जहां इसका भी बजट था लगभग 30 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा पाती है मात्र 16 करोड़ रुपए। तो नितिन का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। खासकर से कोविड के बाद तो नितिन की फिल्में बिल्कुल ही नहीं चल पा रही हैं। इसी वजह से 2026 में अभी उनकी लाइनअप में कोई भी फिल्म नहीं है और ना ही लोग उनकी अगली फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। तो आखिर इतना क्या बुरा हो गया? अब देखो, नितिन पहले भी फिल्में करते थे और लोग इनको देखना पसंद करती थी और जब ये फिल्में हिंदी डब्ड वर्जन में यूट्यूब पर आती थी तो हिंदी ऑडियंस भी इनको देखती थी। एक्चुअली नितिन को लोग ज्यादातर लवर बॉय और चॉकलेट बॉय की इमेज में देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कई मास मसाला फिल्मों में भी काम किया जहां ज्यादातर लोगों को नितिन का यह ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आया और नितिन ने बैक टू बैक लगभग 12 से भी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी। और आपको बता दें कि तेलुगु सिनेमा में लगातार लगभग 12 फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड नितिन के नाम पर दर्ज है। आपको बता दें कि उनके पिता सुधाकर रेड्डी तेलुगु फिल्मों के एक जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर रहे हैं और उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है श्रेष्ठ मूवीज। नितिन ने साल 2020 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शालिनी कुंदुकरी से शादी की थी। 2002 में उनका फिल्म जयम से डेब्यू हुआ। उसके बाद 2003 की फिल्म दिल लोगों को काफी पसंद आई। 2004 में डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म साय में वो नजर आए, लेकिन इसके बाद कई सालों तक उनकी फिल्में ज्यादा नहीं चली और फाइनली 2012 में आई फिल्म इश्क से उनका फिर से कमबैक हुआ। एक्चुअली में नितिन के ना आज के टाइम पर फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन में बदलाव नहीं कर पाए हैं और वो शायद इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि अब ऑडियंस कितनी स्मार्ट हो गई है, कुछ ना कुछ नया देखना चाह रही है। लेकिन आज के टाइम पर भी नितिन ऐसी फिल्में और ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो आज से लगभग 10-12 साल पहले बना करती थीं और कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक चॉकलेटी लवर बॉय की है। लेकिन जबरदस्ती मास मसाला कमर्शियल फिल्मों में उन्होंने अपने आप को कई बार रफ एंड टफ हीरो के तौर पर दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। खैर, नितिन ने अपने करियर में इतनी सारी फ्लॉप फिल्में दी हैं और इसको लेकर उनको कई बार ट्रोल भी किया गया कि उनके पिता एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इसी वजह से उन्हें इतनी सारी फिल्में मिलती जा रही हैं। नहीं तो जितनी फ्लॉप फिल्में नितिन ने अपने करियर में दी हैं उतना कोई और देता तो उसको फिल्में मिलना ही बंद हो जाती। खैर, 2025 में तांबड़ू और रॉबिन हुड जैसी बड़े बजट की फिल्मों के इतने बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाने के बाद में नितिन अब कुछ दिनों का गैप ले रहे हैं।
और शायद ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या बदलाव की जरूरत है और वो कहां पर गलती कर रहे हैं। वैसे नितिन एक बार फिर से अपनी उसी चॉकलेटी और लवर बॉय इमेज की तरफ वापसी कर रहे हैं। उनकी अगली फिल्म होगी डायरेक्टर वी आनंद के साथ में। नितिन के बाद अब दूसरे एक्टर जो इस लिस्ट में है उनका नाम है गोपीचंद। अब देखो, गोपीचंद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और पर्सनली मुझे भी गोपीचंद काफी पसंद है, लेकिन उनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लाइन से फ्लॉप रहीं। और एक समय जहां लोग गोपीचंद की एक्टिंग के दीवाने थे, जहां फिल्मों में वो या नेगेटिव रोल निभाएं या पॉजिटिव रोल निभाएं, लोग गोपीचंद की परफॉर्मेंस काफी पसंद कर रहे थे। लेकिन बीते कई सालों से गोपीचंद की फिल्में ऑडियंस से रेजोनेट नहीं हो पा रही हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। साल 2001 में गोपीचंद ने थोली वल्लप्पू से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली और इसके बाद में वो नेगेटिव रोल करने लगे, जिनमें बैक टू बैक जयम, निजाम और वर्षम जैसी बड़ी फिल्में शामिल रहीं और इनमें गोपीचंद की परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और उस समय तेलुगु इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मानो एक नया विलेन मिल गया हो। इन फिल्मों में गोपीचंद की परफॉर्मेंस और उनके सीन इतने दमदार थे कि आज भी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये वाकई में कितने बेहतरीन एक्टर हैं। लेकिन आज के टाइम पर शायद तेलुगु इंडस्ट्री उनको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। उन्हें जिस तरह से फिल्मों में दिखाना चाहिए या जिस तरह की फिल्मों में गोपीचंद को होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। उनके पिता टी कृष्णा अपने समय के एक जाने माने तेलुगु फिल्म डायरेक्टर रहे हैं और गोपीचंद जब लगभग 8 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। गोपीचंद के एक बड़े भाई भी थे और उनके बड़े भाई जब बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म शुरू करने वाले थे तभी एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन दिनों गोपीचंद रूस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीजा इशू की वजह से वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में तक नहीं आ पाए थे। 2013 में उनकी रेशमा से शादी हुई, जो कि टॉलीवुड के जाने माने सीनियर एक्टर श्रीकांत की भांजी हैं। गोपीचंद के 2 बेटे हैं, विराट कृष्णा और व्यान। आगे चलकर भी गोपीचंद की कई फिल्में लोगों को पसंद आई, जिनमें यज्ञम, रणम, लक्ष्यम और लोक्यम जैसी फिल्में शामिल रही। यहाँ तक कि लोक्यम तो उनके करियर की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी गई। लेकिन पिछले अगर 10 सालों में उनकी फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो मात्र सीटी मार को छोड़कर उनकी बाकी सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप रहीं। और उनकी इन फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में पक्का कमर्शियल, रामबनम, भीमा और विश्वम जैसी फिल्में शामिल हैं। यहाँ पर गोपीचंद की पिछली फ्लॉप फिल्मों के ऊपर भी अगर आप नजर डालेंगे तो वही रीजन समझ में आता है कि गोपीचंद भी ऐसी फिल्में साइन कर रहे हैं जो ऑडियंस आज से लगभग 10 साल पहले देखना पसंद कर रही थी। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन के मामले में बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा गलत डायरेक्टर्स और आउटडेटेड डायरेक्टर्स के साथ में काम करना भी इसकी एक बड़ी वजह रही, जैसे कि उनकी फिल्म रामबनम में और विश्वम में ऐसे डायरेक्टर्स के साथ में उन्होंने काम किया जो काफी आउटडेटेड फिल्में बनाते ही आ रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब गोपीचंद को लेकर अच्छी खबरें सुनने के लिए मिल रही हैं। उनका जो आने वाला लाइनअप है वो काफी दमदार है, जिनमें से उनकी एक फिल्म आ रही है भारत वर्षा संकल्प रेड्डी के साथ में। तो वहीं संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में भी हमें गोपीचंद नजर आने वाले हैं और ये गोपीचंद के करियर का शायद सबसे हाई पॉइंट होने वाला है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा इसमें प्रभास को और गोपीचंद को कुछ वैसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसे कि इसके पहले प्रभास और गोपीचंद को लोगों ने फिल्म निजाम में देखा था। इसके अलावा गोपीचंद फिल्म सिंगा में भी नजर आएंगे, जिसको डायरेक्टर वी वेंकट डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोपीचंद की इन आने वाली फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि उनका करियर बहुत जल्द ही ऊपर आने वाला है। जहां तक कि उनकी जो फिल्म भारत वर्षा आ रही है उसमें गोपीचंद के लुक को भी दिखाया गया है, जहां पर वो हमें बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसके डायरेक्टर संकल्प रेड्डी भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने द गाजी अटैक जैसी बेहतरीन फिल्म भी बनाई है। तो इससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस लिस्ट में अगले जो एक्टर हैं उनका नाम है बेलमकोंडा साई श्रीनिवास, जिनकी फिल्में एक टाइम पर यूट्यूब पर इतनी ज्यादा देखी जाती थी कि 400, 500, 600, 700 मिलियन व्यू उनकी फिल्मों पर आ रहे थे। मतलब इतने ज्यादा व्यू अल्लू अर्जुन और रामचरण की फिल्मों के ऊपर भी नहीं आते थे, जितने ज्यादा बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की फिल्मों के ऊपर आ रहे थे। और एक समय तो लोगों ने ये बोलना तक शुरू कर दिया था कि ये तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा हीरो है जो कि यूट्यूब पर व्यूज खरीदता है। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। आज से लगभग 8-10 साल पहले लोग बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, जिनमें जय जानकी नायका, साक्ष्यम, कवचम और सीता जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इसके अलावा उनकी कई फिल्में नहीं चल पाईं, जैसे अल्लादू अधूरस नहीं चल पाई। इसके अलावा उन्होंने प्रभास की फिल्म छत्रपति का हिंदी में रीमेक भी बनाया, लेकिन छत्रपति का जब रीमेक हिंदी में बना तो ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी फिल्म भैरवा माई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद उनकी किष्किंधा पुरी आई, जो थोड़ी बहुत चली। हालांकि बेलमकोंडा की अभी 2 फिल्में लाइनअप में है, टायसन नायडू और हैंदवा। लेकिन इन फिल्मों को लेकर भी ऑडियंस के बीच में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
आपको बता दें कि वो तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर बेलमकोंडा सुरेश के बेटे हैं। लेकिन शायद बेलमकोंडा साई श्रीनिवास भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है। खैर, देखते हैं उनकी आने वाली 2 फिल्में कैसी हैं। अगर ये फिल्में चलती हैं तो उनका करियर बच पाएगा, लेकिन अगर ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हैं तो फिर तो बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का करियर काफी खतरे में है। अब बात करते हैं विजय देवरकोंडा की। भाई, क्या स्टार्ट मिला था विजय देवरकोंडा को। एक समय ये लग रहा था कि तेलुगु सिनेमा के नंबर 1 एक्टर ये हो जाएंगे, लेकिन उस समय जितनी तेजी से विजय देवरकोंडा का करियर ऊपर आया, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया। अब देखो, कहीं ना कहीं विजय देवरकोंडा का जो लुक है, उनकी जो फिल्में हैं और उनकी जो पर्सनालिटी है, वो ऑडियंस पसंद तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विजय देवरकोंडा के करियर में ब्रेक लगने का एक रीजन रहा उनका ईगो। चाहे इंटरव्यूज हो या कहीं और पर भी हो, विजय देवरकोंडा में एक थोड़ी ईगो देखने के लिए मिलता है। नहीं तो आपको बता दें कि उनका स्ट्रगल भी काफी लंबा रहा है, जहां उन्होंने साल 2011 में आई फिल्म नोबिले में एक छोटा सा रोल किया था। लेकिन इसके भी लगभग 4 साल बाद साल 2015 में आई फिल्म येवडे सुब्रमण्यम से उन्हें पहचान मिलना शुरू हुई थी। और 2017 में आई डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ में उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी से तो विजय देवरकोंडा रातों रात सेंसेशन बन गए थे। इसमें उनकी एंग्री यंग मैन और इंटेंस लवर बॉय वाली इमेज ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया था। अर्जुन रेड्डी के अलावा उनकी यादगार फिल्मों में गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और पिल्ली चोपोलू जैसी फिल्में शामिल रहीं, जिनमें गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में उनकी और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आगे चलकर इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन विजय देवरकोंडा की पिछली कई फिल्मों को अगर देखा जाए तो ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं, जिनमें वर्ल्ड फेमस लवर, लाइगर, जिसको करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में बनाया गया था और ये उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म थी। अनन्या पांडे उनके अपोजिट इसमें नजर भी आई थी। फिल्म को भारी भरकम बजट में बनाया गया था, इसका प्रमोशन भी काफी जोर शोर से किया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद विजय देवरकोंडा की 2023 में आई फिल्म कुसी भी कुछ खास नहीं चली और 2024 में आई द फैमिली स्टार भी कुछ खास नहीं चल पाई। खैर, 2025 में उनकी काफी बड़े बजट पर बन रही फिल्म किंगडम से उनको और ऑडियंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही और इन फिल्मों की वजह से विजय देवरकोंडा का करियर काफी नीचे आ गया और वो अपने करियर के अभी बिल्कुल लोवेस्ट फेज में है। हालांकि विजय देवरकोंडा की आने वाली एक पीरियड ड्रामा फिल्म राना बली से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, जिसमें उनके साथ में उनकी वाइफ रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं। फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। इसके अलावा विजय देवरकोंडा की अगली फिल्म होगी राउडी जनार्दना। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर उनकी ये दोनों ही फिल्में चलती हैं तो विजय देवरकोंडा अपनी पोजीशन पर फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी उनकी ये दोनों ही फिल्में नहीं चल पाई तो विजय देवरकोंडा का करियर काफी खतरे में आ जाएगा। और इस तरह से विजय देवरकोंडा के फ्लॉप होने के पीछे कई लोगों ने उनके एटीट्यूड को ही जिम्मेदार ठहराया। जैसे उनकी जब फिल्म लाइगर आ रही थी तो उस समय विजय देवरकोंडा ने अपने ईगो में कई ऐसे बयान दिए थे जो ऑडियंस को पसंद नहीं आए और इसको बाइकआउट करने का ट्रेंड चल पड़ा और साउथ की ऑडियंस ने इसको पसंद नहीं किया और ये नॉर्थ की ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ पाई। इसके पीछे विजय देवरकोंडा की कहीं ना कहीं अपनी अर्जुन रेड्डी वाली इमेज को दोहराने की भी कोशिश लगातार की जाती रही। उनकी फिल्में और ना चलने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि वो लगातार अपनी अर्जुन रेड्डी वाली इमेज को दोहराने की कोशिश करते रहे। चाहे उनकी पिछली फिल्म किंगडम हो या फिर द फैमिली स्टार हो, इन फिल्मों की कहानी कुछ खास दमदार नहीं थी और इनमें विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस में भी लोगों को कुछ नया देखने के लिए नहीं मिला। और मुझे लगता है कि उनकी फिल्म लाइगर के टाइम पर उनके ऊपर पैन इंडिया स्टार बनने का काफी दबाव आ गया था, तो इसको बनाने के चक्कर में विजय देवरकोंडा कहीं ना कहीं अपनी कोर ऑडियंस के हिसाब से इसमें काम नहीं कर पाए। यहाँ पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं फिल्म लाइगर विजय देवरकोंडा के करियर के ऊपर एक बड़ा धब्बा रही। उनके ऊपर ईडी का भी छापा लगा था, जब ईडी ने लगभग 12 घंटे तक विजय देवरकोंडा से इस बारे में पूछताछ की थी कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं। इसके अलावा कई बार विजय देवरकोंडा पब्लिकली कई क्रिटिक्स को भी ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं या उनके बारे में कई ऐसी बातें बोल देते हैं जो साफ साफ दिखाता है कि विजय देवरकोंडा को काफी ईगो आ गया है। खैर, उनकी आने वाली फिल्म राना बली के टीजर को भी रिलीज किया गया था और इससे मुझे काफी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि इसके रिलीज होने के बाद विजय देवरकोंडा अपनी पोजीशन फिर से पालेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जाने माने एक्टर राम पोथीनेनी का, जिनकी फिल्में भी एक टाइम पर लोग बहुत ज्यादा देख रहे थे, जिन्होंने साल 2006 में मात्र 17 साल की उम्र में अपनी फिल्म देवदासु से अपना डेब्यू किया था, जो उस समय एक ब्लॉकबस्टर रही थी और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कि ये वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर रीमेक सलमान खान के साथ में बॉलीवुड में 2011 में रेडी के नाम से बनाया गया था।
इसके बाद में राम पोथिनेनी की कई सालों तक तेलुगु फिल्में अच्छी खासी चलती रहीं, जिनमें ज्यादातर फिल्मों में वो हमें एक लवर बॉय बने हुए ही नजर आए। लेकिन फिर 2019 में आती है फिल्म स्मार्ट शंकर, जिसमें वो बेहतरीन बॉडी बनाए हुए सॉलिड मास एक्शन हीरो के तौर पर नजर आए। और पहली बार राम पोथिनेनी को इस लुक में देखने के बाद लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया और ये फिल्म भी चली। लेकिन कहीं ना कहीं उनके करियर की ये हिट फिल्म भी उनके करियर के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन रही, क्योंकि इसके बाद में स्मार्ट शंकर का ये हैंगओवर उनके सिर से कभी उतर ही नहीं पाया और वो इसी इमेज में और भी फिल्मों में नजर आने लगे। अब चूंकि उनका जो चेहरा है वो एक लवर बॉय का है, लेकिन वो इसको छोड़कर ज्यादातर एक्शन और कमर्शियल फिल्में ही करने लगे, जिसकी वजह से उनकी लाइन से कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। द वॉरियर 2022 में आई, स्कंदा 2023 में आई और 2024 में आई डबल स्मार्ट शंकर महा फ्लॉप रही। उनकी पिछली फिल्म आंध्रा किंग तलुका क्रिटिक्स ने तो इसको काफी पसंद किया, लेकिन ये फिल्म भी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाई। तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को छोड़कर दूसरी इमेज वाली फिल्में करना राम पोथिनेनी के करियर के लिए काफी नुकसानदायक रहा, जहां इस दौरान उन्होंने बोयापति श्रीनु और पुरी जगन्नाथ जैसे आउटडेटेड डायरेक्टर्स के साथ में भी काम किया, जो दोनों ही नो डाउट तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने कई हिट फिल्में भी दी हैं। लेकिन अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो ये आउटडेटेड डायरेक्टर्स हैं, जो अपनी उसी पुरानी टेक्निक और उन्हीं पुरानी कहानियों के ऊपर फिल्में बनाते आ रहे हैं और इनका करियर और इनकी फिल्में भी अभी आज के टाइम पर कुछ खास नहीं चल पा रही हैं। इसके अलावा राम पोथिनेनी की हालिया फिल्मों में एक चीज और देखी गई कि वो बहुत ज्यादा गानों के ऊपर, स्टाइल और स्वैग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट में ही वो दम नहीं था। खैर, राम पोथिनेनी की आने वाली एक मच अवेटेड फिल्म है रेपो 23, जिसको उन्होंने लिखा भी है और वही इसका डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि राम पोथिनेनी इसको कैसे बना रहे हैं और ये फिल्म चल पाएगी या नहीं, और जिस तरह से वो अपने आप को इसमें प्रेजेंट करेंगे उससे ऑडियंस रिलेट कर भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई साउथ के उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने एक समय तो अपने करियर में उतनी ऊंचाइयां देखी, लेकिन आज के टाइम पर उनका करियर अपने लोएस्ट फेज में है। वैसे आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा एक्टर बहुत जल्द ही कमबैक कर लेगा और उसके ऊपर आपको भरोसा भी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसके पीछे का रीजन भी जरूर मेंशन करना। बाकी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे इन सारे एक्टर्स में से ऐसा लगता है कि गोपी चंद का बहुत जल्द ही बहुत पावरफुल कमबैक हो जाएगा, क्योंकि मेनली वो संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास के साथ में काम कर रहे हैं और संदीप रेड्डी वांगा उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसा लुक उनका आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।